हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की शिक्षण विधियों की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका तीसरा टेस्ट है। आज के इस टेस्ट में यूनिट नंबर 11 के टॉपिक सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याओं के विषय में बात करेंगे। आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में अपनी बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी 11वीं और 12वीं यूनिट है, ये 11वीं है, और ये जो 12वीं यूनिट है जिसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 के रूप में देखिएगा जो टीचिंग मेथड से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। दोस्तों आप इनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। टीचिंग मेथड्स के नाम से जाकर के आप उनको देख सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कौन सा है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास में कक्षा का वातावरण है, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य है, अध्यापक का संप्रेषण है, या श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग है। तो दोस्तों यहाँ जो हमें बताना है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है। सारी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इनमें से ये बताना है सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कक्षा का वातावरण जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वातावरण सबसे अच्छा है तभी आगे हम अधिगम के लिए कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अन्यथा अध्यापक का संप्रेषण भी अच्छा हो सकता है, उद्देश्य भी हो सकते हैं, सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए, लेकिन कक्षा का वातावरण ही अच्छा नहीं है तो वहाँ पर अधिगम जो है वो अच्छे से नहीं हो सकता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहता है सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है। हम पूछ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है उसका कक्षा है, उसकी प्रमुख आवश्यकता क्या है। स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा, या फिर प्रयोगों की सुविधा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ जो हमसे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो सकता है वो है स्थिति, बनावट और उसका स्थान, यानी उस कक्षा की स्थिति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है और वो कौन से स्थान पे बना हुआ है। तो ये हमारा सबसे अच्छा आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। तीसरा हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस चीज़ पर बल देना चाहिए। दोस्तों विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या फिर विद्यार्थी की भाषा का विकास करने पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो इनमें से सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो है विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करने पर। ये हमारा जो है सबसे अच्छा आंसर है और सबसे सही आंसर है। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यानी शिक्षक की विशेषता को आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना चाहिए, सहायता सामग्री का उपयोग करने वाला होना चाहिए, या फिर सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विषय का ज्ञान तो चाहे कोई भी विषय हो उसमें होना ही चाहिए, शिक्षण पद्धति चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सहायता सामग्री का उपयोग करने वाला, तो ये तो जो चीज़ें हैं वो सभी सब्जेक्ट के लिए समान रूप से होती हैं। लेकिन सामाजिक सक्रियता की अगर बात करें तो वो सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक है उसके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य होती है। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक सक्रियता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 जो है वो हमसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं। सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रुचियों की भिन्नता है, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सारे ही सही होते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें हमें हमारी बुद्धि लब्धि के अनुसार सबसे बढ़िया आंसर जो है वो ढूंढना होता है। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो है चौथा, यानी अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का जो वातावरण है ये अच्छा है, यानी अध्यापक भूमिका अच्छी है, वो अच्छे से उसको निभा रहा है, और विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक है, उसको सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। छठा प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्न को देख लिया कीजिए और नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो प्रश्न पढ़ते ही। क्या पूछा हमने, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है दोस्तों, यानी उसकी अभिवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाने के लिए किस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। ऑप्शन है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य को स्थापित करना।
दोस्तों इसमें से कौन सा कार्य उसको नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। किसी बात के लिए हमें दबाव नहीं देना होता दोस्तों। किसी विचार को दोहराया जा सकता है, दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया जा सकता है, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन और स्वीकृति दी जा सकती है, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित किया जा सकता है, लेकिन दबाव में हमें किसी के लिए किसी बात या विचार के लिए किसी को राजी नहीं करना होता। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है आपका जवाब, उपरोक्त सभी ही हो सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर अधिकतर यही होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। हमने कहा विषय वस्तु का तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? और ये कौन सा अध्यापक है? सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, या फिर उपरोक्त सभी का। दोस्तों यहाँ एक नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे अच्छा उत्तर इसका कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी ही इसका सबसे बेटर आंसर हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है, अपडेट कर सकता है। व्यावसायिकता का मतलब हम यहाँ लेंगे शैक्षिक गुणों का विकास। यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास में, पुनश्चर्या, पाठ्यक्रमों में भाग लेकर, संगोष्ठियों में शामिल होकर के, ये व्यावसायिक संगठनों और निकायों का क्रियाशील सदस्य बन करके, या फिर अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर। देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा सामाजिक अध्ययन का शिक्षक जो है वो कैसे बन सकता है, कौन सी क्रियाओं में? यहाँ ऑप्शन है हमारे पास में, सारे सही हैं, 1 व 2, 1 व 4 को ले सकते हैं, या फिर हम 1, 2 व 4 को ले सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। कौन से का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सारे सही हैं, यानी इन सभी का जो है उपयोग व्यावसायिक उन्नति के लिए किया जा सकता है। अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं पढ़ें, व्यावसायिक संगठनों का क्रियाशील सदस्य बन के, संगोष्ठियों में जाकर के, पाठ्यक्रमों में भाग लेकर के भी वो अपनी व्यावसायिक उन्नति कर सकता है। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, छात्रों के प्रश्नों का प्रत्यक्ष उत्तर देना, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थियों को उपयुक्त विधि के लिए निर्देशन देना, या फिर विद्यार्थियों को केंद्रित चिंतन के लिए प्रेरित करना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो हो सकता है सीखने के लिए वातावरण को तैयार करना। यानी अध्यापक क्या करेगा? देखिएगा अध्यापक को हमेशा करना भी यही चाहिए, वो सीखने के लिए वातावरण प्रदान करे जिसमें बच्चा सीख सकता हो। और सामाजिक अध्ययन के लिए तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी रह जाता है अन्य ऑप्शन की अपेक्षा। अगले प्रश्न की बात करें तो 11वां हमारा प्रश्न है, अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? अधिगम कितना होगा यानी कैसे हो सकता है, उसकी क्षमता किस पर डिपेंड करती है? सीखने वाले पर, अधिगम सामग्री पर, अधिगम विधियों पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? देखिएगा अधिगम की क्षमता डिपेंड करती है सीखने वाले पर बिल्कुल, अधिगम सामग्री कैसी है उस पर भी, अधिगम की विधियां कैसी हैं उस पर भी। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी ही इसका सबसे अच्छा आंसर हो सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। 12वां जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक या संवेगात्मक प्रक्रिया से संबंधित समस्या का कारक है। हमने क्या कहा? सामाजिक या संवेगात्मक प्रक्रिया जो है उससे संबंधित समस्या का कारक क्या हो सकता है? अवांछनीय तुलना करना, बड़ों द्वारा अपमानित करने के अंदाज में बातें करना, डरा धमका कर कार्य पूरा करवाना, या फिर ये सारे के सारे। देखिएगा हमने क्या कहा? सामाजिक समस्या समाज से जो उसको मिलती है, जिसमें संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कौन सा हो सकता है? अवांछनीय तुलना करने से भी होता है, बड़े अगर उससे अपमानित करने के अंदाज में बात करेंगे, डरा धमका करके कार्य पूरे करवाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे, यानी कोई छात्र देर से आ रहा है तो आप क्या करेंगे? देखिएगा पहला ऑप्शन उसे दंड देंगे, दूसरा उसे घर भेज देंगे, उसके अभिभावकों को पत्र लिखेंगे, या फिर उसके देरी से आने के कारण जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको बिल्कुल आदर्श स्तंभ बन के देखना है। सबसे अच्छा आंसर इसका कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है, चौथा आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो सकता है। हम क्या करेंगे? उसके देरी से आने के कारणों को जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जो भी क्रिया करनी है वो करेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर जो है, बालक के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। हमने क्या कहा? बालक का व्यवहार कैसा है? समस्यात्मक है। तो इनमें से कौन सा कारण उसका नहीं हो सकता है? ऑप्शन है निर्धनता,
अनैतिक व्यवहार, मनोरंजन की सुविधा, अत्यधिक लाड़ प्यार। यानी कौन सा जो है व्यवहार है समस्या पैदा नहीं करेगा। निर्धनता पैदा करती है समस्या, अनैतिक व्यवहार भी समस्या पैदा करेगा, अत्यधिक प्यार मोहब्बत से भी बच्चा जो है बिगड़ जाता है, इससे नहीं होगा। इनमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, यही होगा। समस्यात्मक व्यवहार का कारण कौन सा नहीं है, मनोरंजन की सुविधा नहीं है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 15 नंबर हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन संबंधी समस्या का निम्न में से किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है। ये पूछा जा रहा है सामाजिक अध्ययन संबंधी समस्या जो है उसका निम्न में से अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। अभिप्रेरणा और रुचि संबंधी समस्याओं का, अवधान संबंधी समस्याओं का, भाषा कौशल संबंधी समस्याओं का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा उत्तर जो है वो कौन सा हो सकता है। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये सारी चीज़ें जो हैं अध्ययन की जा सकती हैं, अभिप्रेरणा और रुचि संबंधी समस्याओं का, अवधान संबंधी, भाषा कौशल संबंधी समस्याओं का। बात करें अगले प्रश्न की, 16वां हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान लेते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। यानी कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, किन की अपनी अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन है, विशिष्ट बातों और वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार होने चाहिए, सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा होनी चाहिए, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना होनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो दोस्तों ये पूछ रहा है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से जब पढ़ रहे हैं तो किन किन तथ्यों की अपेक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सही हैं हमारी, इसकी भी और इसकी भी। यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल 4 नंबर होगा, उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय शिक्षक को निर्धारित कालांश जितना टाइम मिला है उसके समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। यानी 40 मिनट का पीरियड है, 50 मिनट का पीरियड है, तो उसमें से कितना भाग स्वयं के कथन पर लगाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारे पास में विकल्प है 40%, 60%, 90% या फिर 20%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है 60%। यानी 60% जो टाइम है वो स्वयं के कथन और निर्देशन पर लगाना आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न की, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो विस्तृत रूप से याद करने पर बल देगा, या केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना, और केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त सभी ही होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सारी चीज़ें समेट रहा है। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सारी चीज़ों को समेट रहा है, तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों सभी पर उसे बल देना होगा दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 3 नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में एनसीएफ आधार पत्र बल देता है, यानी किस पर बल देता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है, खुली पुस्तक परीक्षा पर, सतत आकलन पर, परीक्षा आवेदन पर, या फिर परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है एनसीएफ के अनुसार। बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी सतत आकलन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्न में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है दोस्तों। यानी एनसीएफ में क्या कहा गया है शिक्षण उद्देश्यों के लिए। ऑप्शन है, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। दोस्तों यहाँ देखिएगा सबसे लंबे वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर है वो है 2 नंबर, क्योंकि एनसीएफ में ही कहा गया है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना। आगे अपने बात करेंगे 21वें प्रश्न की, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यानी प्रारंभिक जो कक्षाएं उनके लिए कौन सी विधि अपना सकते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि है, कहानी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है। तो छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, कहानी विधि है। यहाँ भी अपने यही अपनाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां हमारा प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान के अध्यापक को कक्षा शिक्षण आरंभ करना चाहिए, यानी पढ़ाना शुरू करने से पहले, क्लास टीचिंग शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। छात्रों का हालचाल पूछना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, नए पाठ की घोषणा करनी चाहिए, नए पाठ के विषय वस्तु से प्रश्न पूछ करके। भाई देखो हालचाल पूछा जा सकता है, नए पाठ की घोषणा करी जा सकती, किया तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन करना क्या चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम कर सकते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, यानी प्रस्तावना से अपनी शुरू करते हैं। और प्रस्तावना जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, बच्चों को अपने आप से जोड़ने के लिए और नवीनतम ज्ञान से जोड़ने के लिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान से अपने नवीन ज्ञान की ओर चलते हैं। तो इसलिए सबसे सही आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर। बात करते हैं 23वें प्रश्न की, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख है। हमने पूछा प्रमुख कौन सी है जो आती हैं।
परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या फिर स्थानिक होना। तो दोस्तों ये कठिनाइयाँ हैं, हमें बताना है सबसे प्रमुख जो कठिनाई है वो कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है वो समाज के अनुसार परिवर्तित भी होता रहता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और यही इसकी जो है सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी कठिनाई है। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका यानी कौन सा टीचिंग मेथड जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। देखिए, बच्चों के संवेगों को उजागर करने के लिए तो यहाँ ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चाएं, परियोजना पद्धति या फिर व्याख्यान पद्धति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ये चाहे इतिहास हो, ये सामाजिक ज्ञान के लिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है दोस्तों। या तो कहानी से हम पढ़ाते हैं, भ्रमण के द्वारा भी हम उन्हें सिखा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का जो अंतिम प्रश्न भी है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा। ये याद रखना दोस्तों हमेशा। विषय वस्तु के शिक्षण तो किया गया, लेकिन अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए, हम उसकी अवधारणात्मक समझ को विकसित कर रहे हैं तो कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न को समझिएगा, सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु की कोई अवधारणा को, कंसेप्ट को हमने उसको समझाया है, समझ विकसित की है, तो कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास होगा, सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास होगा, रटने की क्षमता का विकास होगा या नैतिक क्षमता का विकास होगा। तो दोस्तों यहाँ कौन सा हो सकता है, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए तो हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, नैतिक क्षमता का विकास हो जाएगा, लेकिन ये रटने की क्षमता का विकास इसके द्वारा नहीं होता है, ये परिलक्षित नहीं होगा इसके द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, रटने की क्षमता का विकास, यानी तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जिनके विषय में हमने बात की। कल हम चौथे टेस्ट के अंदर बात करेंगे अगले टॉपिक यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास के विषय में, और देखेंगे इससे संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं। अगर आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो एक छोटी सी वीडियो में 11वीं जो हमारी यूनिट है उसकी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत ही शायद 20-25 मिनट का टॉपिक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतने में आप इसको आराम से तैयार कर लेंगे। कल शाम को 8:30 बजे अपने इसी समय देखेंगे इस टेस्ट को और बात करेंगे इन प्रश्नों के विषय में। दोस्तों इन प्रश्नों की PDF जो है हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी या फिर अतुल्य RS जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना ताकि जो आपको क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।